आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। मतलब जिस सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी दो टाइप्स हैं। वो सेल दो तरीके का है, ठीक है। एक को कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। दूसरे को कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। अब इसको क्यों कहते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉल इन साइज, ठीक है। ये साइज में छोटा होता है, ठीक। इससे पहले हम एक एग्जांपल समझ लेंगे, याद रखना। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसको आप ये लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक लाइन ऐड कर लें। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ये बात याद रख लो। ये ये सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रेजेंट इन, ये बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। इसमें एनिमल्स, ह्यूमन, सब में, एनिमल्स, प्लांट्स में भी यूकैरियोटिक टाइप सेल होता है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी, या प्रोटिस्ट, TISTS, प्रोटिस्ट लिख सकते हैं आप, या प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्रोटिस्ट याद रख लो। और फंजाई, ठीक है। फंजाई में कौन सा, यूकैरियोटिक टाइप सेल होता है। अब हम एग्जांपल लेंगे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक छोटा सा होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ही सेल से बना होता है। तो एक ही सेल से बना होता है, मतलब आपने सुना होगा कि किसी को टाइफाइड हुआ है, ठीक है। उसको टाइफाइड हुआ है तो क्या क्यों हुआ है, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। कोई जिस वाटर में वो एक बैक्टीरिया गया होगा जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। वो बैक्टीरिया उस वाटर में था, उस इंसान ने वो पानी पिया, उसकी वजह से उसको बीमारी लग गई, टाइफाइड हो गया, ठीक है। वो बैक्टीरिया इतना छोटा है कि वो वाटर में जाके उसने इंसान के अंदर जब पहुंचा तो वहां पे इन्फेक्शन करना शुरू की। तो वो उसके अंदर जो सेल है, वो बैक्टीरिया जिस सेल से बना है उस सेल को कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। जिसकी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख ली। अब ये डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के बैरकस, तो ये है छोटा सा बैक्टीरिया, ठीक है। और ये है एक इंसान, सोच लो। ठीक है, यह है एक इंसान, यह है एक बैक्टीरिया। तो इसमें और इसके बॉडी स्ट्रक्चर में कितना बड़ा डिफरेंस है ना। इसका सारा बॉडी स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा, इतना ज्यादा काम करता है, ये सोचता है, ठीक है, ये चलता है, ठीक है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। इसके बरकस ये बैक्टीरिया, ये एक ही सेल से बना है, बस खुद ही है, अकेला ही है, ठीक है। अब इसके सेल में और इसके सेल में तो डिफरेंस होना चाहिए, इसके सेल में और इसके सेल में डिफरेंस होना चाहिए, और है भी। इसका सेल तो ज्यादा मजबूत होना चाहिए इसके मुकाबले में। ये अकेला ही रहना है तो इसको क्या जरूरत है बहुत सारी चीजें अपने पास जमा रखने का। अकेला रहना है, छोटी मोटी चीजों से भी काम चला लेगा, ठीक है। लेकिन ये, इसको काम भी करना है, इसको चलना है, इसको बहुत सारी चीजें करनी है। तो इसके सेल के पास बहुत सारी ताकत होनी चाहिए ताकि वो काम करा पाए, वो इसको एनर्जी दे पाए, और ये इतना बढ़े और इसको अपने तरीके का काम करने में आसानी हो। तो इस सेल के डिफरेंस को देखेंगे हम, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है जो इस बैक्टीरिया में होता है, यहाँ पे हमने डायग्राम बनाई है।
ये स्मॉल इन साइज, ठीक है, ये अकेला ही है, साइज में छोटा होता है, कितना, 1 से 10 माइक्रोमीटर। यह है म्यू एम, इसको कहते हैं माइक्रोमीटर या माइक्रोन। माइक्रोन मतलब अगर आप इसकी इसको इसको ऐसे याद रख लो, ये थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा कंफ्यूजन आपको, अगर इसको हम पावर के हिसाब से, या ये कितना बनता है इतना याद रख लो, 1 से 10 माइक्रोन, ठीक है, सबसे छोटी चीज होती है, सबसे छोटा जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिसे हम नापते हैं उसको कहते हैं माइक्रोन, ठीक है। और ये जो है यूकेरियोटिक सेल इसके मुकाबले में लार्ज होता है। यूकेरियोटिक सेल अगर सबसे छोटा होगा तो उसमें होगा 5 माइक्रोन का, ठीक है, और सबसे बड़ा होगा तो ये होगा 100 माइक्रोन का, ठीक है, इसको वैसे लिखेंगे, छोटा 5 माइक्रोन और 100 माइक्रोन में बड़ा, ठीक है, लेकिन ये छोटा 1 का और बड़ा 10 माइक्रोन का, ठीक है, मतलब इसकी रेंज है, ठीक है, ये 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से आगे नहीं होगा, 10 माइक्रोन से बड़ा नहीं होगा, ये 5 माइक्रोन छोटा छोटा होगा, 100 माइक्रोन तक बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरी बात आती है, न्यूक्लियर रीजन डू नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमने देखा था कि सेल को बाउंड्री चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को बाउंड्री चाहिए और उसके अंदर न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियस चाहिए, तो ये है सेल की बाउंड्री, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये है न्यूक्लियस। सेम है, यहाँ पे है ये सेल बाउंड्री, ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस लिए है, हमने बताया था कि इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर एक खास किस्म का मटेरियल होता है, ठीक है, जो सेल को इस काम करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस का मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल जो है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मीन्स इसके बाहर से एक लेयर है और इसने इसको सेपरेट किया है, सेपरेट किया है, बना के रखा है कि ये रीजन, लेकिन यहाँ पे ये रीजन, ये न्यूक्लियर मटेरियल तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल ही जितना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वही बता रहा है, डू नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और इसी रीजन को अगर आप याद रखेंगे, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, NuCleoid, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब इसके बगस यहाँ पे देखेंगे आप न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, सराउंडेड वेल डिफाइंड, ये दो बार आए लिखने, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर रीजन जो है इसको एक वेल डिफाइंड अच्छी वाली मेम्ब्रेन ने घेर के रखा है, सराउंड करके रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, क्रोमोसोम इज सिंगल, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने वही बताया ना कि जरूरत ही नहीं है इसको, अकेला ही है, फिर डिवाइड होगा, ये हम आगे देखेंगे, अपने जैसा एक बनाएगा वो भी अकेला रहेगा, ये भी अकेला रहेगा, लेकिन इसने जो अपने सेल बनाना है उसमें ये ताकत होनी चाहिए, दूसरे के साथ अटैच भी रहना चाहिए, ठीक है, फिर इसके अंदर काम भी चलना चाहिए, ठीक है, फिर इसकी ग्रोथ भी मेंटेन रहनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम बहुत सारे हैं, मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तीसरी बात क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली आर एब्सेंट, ठीक है, ये तीसरा रीजन, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलीज, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनलीज हैं, ये हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने लिखा है इसको ऑर्गेनलीज, ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा है पहली क्लास में, तो ये ऑर्गेनलीज है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्गी apparatus है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये लाइसोसोम है, ये वैक्यूल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये तो ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन साइटोप्लाज्म इसमें भी है, साइटोप्लाज्म की जरूरत है ही, ठीक है, कुछ ना कुछ काम तो इसमें भी होना है, साइटोप्लाज्म इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर
में ये जो न्यूक्लियर बॉन्ड, ये जो ऑर्गेनेलिज है, सेल ऑर्गेनेलिज यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को बड़ा होना है, एक बड़ा दरख्त बनना है, एक बड़ा जानवर बनना है, एक इंसान बनना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया ही रहना है, सिंगल सेल का, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनेलिज की जरूरत ही नहीं है, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसको इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऑर्गेनेलिज रखने का क्या फायदा है, ठीक है। तो इससे एक क्रोमोसोम से इसका काम हो जाता है साइटोप्लाज्म में, तो इतना ही काफी है, इसको ऑर्गेनेलिज रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट, ठीक है। इसको आप सेल ऑर्गेनेलिज भी लिख सकते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट। और हमने क्या लिखा यहाँ पे, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये सेल जो कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। ये सेल जो है ये प्रेजेंट होता है, ये एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, फंजाई में भी है। प्रोटिस्टा आपने 8th में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन उनमें जो है सेल, याद रखना, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल होता है ना, कभी इससे कंफ्यूज नहीं होता प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें आते हैं, तभी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये जो प्रोटिस्टा है, ये इनमें जो सेल होता है यूकैरियोटिक सेल। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके न्यूक्लियस को घेर के रखती है, और कुछ ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती है, बजाय बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये है मेन डिफरेंस